हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने ये ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज़ हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है HPSI का, तो हम लोग जो हैं वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। और आपका भी ये रहेगा कि आप भी अपनी तरफ से जो वो कंटिन्यू तैयारियाँ जो है वो करते रहिए। और क्योंकि काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब जो है ये रहती है HPSI की, तो आपको अपनी तरफ से जो है वो पूरी तैयारी रखनी चाहिए। और काफ़ी कंपटीशन है इसके अंदर HPSI के लिए। तो शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। पृथ्वी की परपट्टी जो है वो इसकी बनी होती है। तो इसमें से 4 में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है कि पृथ्वी की जो परपट्टी है ये किसकी बनी होती है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ, ये रहेगा आपका। आपको पता है कि सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। हालांकि आप काफ़ी जो डेफिनेशंस हैं वो इसके बारे में, जैसे पृथ्वी की परतों के बारे में सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका, मैग्नीशियम, सीमा, स्याल, इस टाइप की जो रहती है ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर 22 क्वेश्चन जो है, अग्नि चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप जो है विशाल पिंड बनाता है। तो 22 क्वेश्चन है। इसका जो बैथोलिथ है ये जो है वो विशाल पिंड का निर्माण जो है वो करता है। और इसके अलावा जो है आपको ये करना है कि अब जो है 23 क्वेश्चन है आपका। 23 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है। जो ज्वालामुखी होता है, आपको पता है कि ऐसे पहाड़ होता है और इस तरीके से जो है अंदर से मैग्मा लावा जो है वो निकलता है बहुत, और ठीक है। तो ये जो जगह होती है यहाँ पे पानी भर जाता है, तो इसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। या फिर इसका जो मुख होता है इस द्वार को जो हम बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और भूकंप का जो जहाँ से भूकंप आता है उसका जो एपिक सेंटर हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 24th क्वेश्चन जो है आपका ये इसमें बोला गया है कि सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव्स, हाँ देखो मैंने भूकंप का नाम लिया, भूकंप हाजिर। सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव्स कैन पास थ्रू, तो पूछा गया है कि द्वितीय भूकंप तरंगें जो है वो गुजर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ जो है वो ठोस से गुजर सकती है, ठीक है। तो आपको पता है ना इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 टाइप की वेव्स होती हैं और उनका जो है वो डिफरेंट वो रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो है वो ये जानकारी होनी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी जो है भूकंप आता है, तो भूकंप आने के बाद जो है वो अरे इसकी वाइब्स जो है वो निकलती है, ठीक है। तो जब वाइब्स निकल उसका एक एपिक सेंटर रहता है। उस एपिक सेंटर से जो है जहाँ से ये भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है, यहाँ से हम लोग जो है देखते हैं कि तरंगें डिफरेंट साइड को निकलती हैं। और फिर जो है इसके बाद जो है इनको हम 3 टाइप की जो है 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांटते हैं, ठीक। इसकी हम 3 कैटेगरीज के अंदर जो है इनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ओके। तो पहली होती है जिनको हम जो पहली तरंगें होती है जब भूकंप आता है, उसके बाद सामान्यतः हम भूकंपीय तरंगों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहले भाग के अंदर होती हैं भूगर्भीय तरंगें, ठीक है। भूगर्भीय तरंगें होती है, इनको पी तरंगें या फिर तथा एस तरंगें बोलते हैं। पी और एस प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगें होती है, ठीक है। उसके बाद एक एल तरंगें भी होती है, धरातलीय तरंगें इनको बोलते हैं। तो जो पी तरंगें होती है वो भूकंप के समय जो है, भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जब भूकंप आता है सबसे पहले पी तरंगें आती है जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है।
और उसके बाद पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है। जो जब हम बोलते हैं ना कि भूकंप आया, तो हमें सबसे पहले वो पी तरंगे ही, प्राथमिक तरंगे जो होती है, प्राइमरी तरंगे, वो फील होती है। और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, और और ये जो है ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं के अंदर, जैसे पृथ्वी है, जब हम पृथ्वी देख रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर ये ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है वो, मतलब तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे से गुजर सकती है, ठीक है। तो वहीं पर अगर मैं उसके बाद जो है आपको मैं ये बताऊं कि एस तरंगें होती हैं, तो ये एस तरंगों का क्या काम होता है। एस तरंगें जो होती है, इनको द्वितीय तरंगें बोलते हैं, और गौण तरंगें भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ओके। और इनकी गति p से कम तथा l से अधिक होती है, ओके। तो इनकी तीव्रता p से अधिक, l से कम होती है, और गति भी p से कम। देखो यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न वाले कंसेप्ट हैं। ये कह रहा है कि जो आपकी जो एस तरंगें होती है, इसकी जो गति होती है, ठीक है, एस तरंगों की जो गति होती है, गति ये p से कम होती है, ओके। p से कम होती है किसकी गति, s की गति, ठीक है। और l से जो है वो अधिक होती है, ठीक। l से जो है वो अधिक होती है, ठीक है। जब p से इनकी जो गति है वो p से कम होती है, जब ये p से कम होती है, और उसके बाद p से कम होती है, और l से जो है वो ज़्यादा होती है, p से कम और l से ज़्यादा होती है। वहीं पर जो तीव्रता है वो p से अधिक होती है, ओके, और l से जो है वो कम होती है। आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ना पड़ेंगे। जब मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप इस अपनी ये स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों की समझ हो कि कैसे जो, और ये जो है ना, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम जो होता है, केवल ठोस माध्यम के अंदर जो है वो गमन कर सकती है, ओके। तो एल तरंगे जो है, इन्हें लव वेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लव वेव्स भी बोलते हैं। इनका नामकरण जो है वो वैज्ञानिक एडवर्ड हॉफ लव के नाम पर किया गया था, और इनकी गति सबसे जो है कम होती है, पी और एस से इनकी गति जो है वो कम होती है। और इनकी तीव्रता जो होती है, मैंने क्या बोला था आपको, तीसरी जो तरंगें बताई थी, दैट वाज लव वेव्स। इनका नाम जो है एडवर्ड हॉफ लव के नाम पे पड़ा था, और इनकी गति जो है वो सबसे कम होती है। और ये सर्वाधिक विनाश, डिस्ट्रक्टिव भी यही वाली के जो होती है, वेव्स होती हैं, ओके। तो इनका जो क्षेत्र है, जैसे भूकंपीय तरंगें जो होती है, पी एस एल, तीन तरंगें होती है। जो मैंने आपको कहा कि पी जो है वो सब में जो है वो गमन कर सकती है, और लिक्विड, ठोस और ये सारे गैसीय तीन अवस्थाओं में जा सकती है, ओके, पी वाली। फिर जो एल वेव, जो पी के बाद एस वेव्स होती है, सिर्फ ठोस में विचरण करती है, ठीक है। और जो एल वेव्स होती है, इनका जो ये जो होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो क्या होती है, विनाशकारी होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। धरती के ऊपर जितना विनाश जो है भूकंप से होता है, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो इन्हीं का होता है, जबकि इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर भूकंप लेखी द्वारा भूकंपी तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता, उसे भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में जो है भूकंपी तरंगों का संचरण जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावे जो है हम लोग अगर बात करें तो 25वां क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि तापमान का व्युत्क्रमण क्या है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज। 25 क्वेश्चन आपका है, तापमान का व्युत्क्रमण क्या है। तो ये है आपका ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तापमान का जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, इज ये है आपका इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद एलिवेशन, ठीक है। 26 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या बोला गया है कि शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है, शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा 26 का, दैट वाज
काम कंडीशंस एंड हाई प्रेशर। बोल रहा है कि शांत अक्षांश को जो है, शांत अक्षांश मीन्स यहाँ देखो दो चीज़ें होती है। आपने कभी भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा हम लोग एक गलती करते हैं कि क्या करते हैं कि क्वेश्चन जैसे जो हिंदी वाले बेचारे वो हिंदी के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है, जबकि जो है हम लोगों ने जो पढ़ रखा होता है उसका कुछ जो है कुछ इंग्लिश की टर्म्स भी पढ़ रखी होती है। ओके, अब पहले मैं शांत अक्षांश की बात कर रहा था तो मुझे खुद ही जो है थोड़ा सा विचलन सी हो रही कि शांत अक्षांश क्या मतलब, तो बाद में दिमाग में आया कि ये तो हॉर्स लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि ये पृथ्वी का क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका विषुवतीय रेखा है इसकी, और ये वाली बीच की जो क्षेत्र होता है क्या बोलते हैं इसको, बोलते थे ना हॉर्स लैटिट्यूड की बात चलती थी। क्या होता था कि जब जो है यूरोप से क्या आते थे, व्यापारी आते थे, तो उनके घोड़ों से लदे होते थे उनके जहाज। जैसे ही जो है इस क्षेत्र से गुजरते थे, शांत क्षेत्र तो यहाँ हवाएं नहीं होती थी, तो उनके जहाज़ों को आगे बढ़ने में दिक्कत आती थी, ठीक है, तो वो क्या करते थे अपने घोड़ों को उठा करके पानी में फेंक देते थे, मतलब मार देते थे, कैसे फेंक देते थे, तो उसको उससे जो है इन लैटिट्यूड्स का नाम जो है वो ऐसी कुछ कहानी है, इनको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ऐसे हमारे टीचर हमें पढ़ाया करते थे, तो आपको भी ऑफकोर्स वैसे पढ़ाया होगा। तो हिंदी के अंदर ही नहीं पढ़ना है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना है, न चीज़ें ज़्यादा क्लियर जो है आपको दिखने लगेंगी, और फिर आपके क्वेश्चन जो है वो जानबूझ मतलब जो है गलती से भी गलत नहीं होंगे। ओके, फिर आप 25 क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। 25 क्वेश्चन जो है आपका 25 नहीं 27, निम्न में से कौन से मेघ जो है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स मेक अ हॉलो अराउंड द सन एंड द मून। ये कह रहा है कि 27 क्वेश्चन का रहेगा आपका पक्षाभ स्तरी मेघ जो है वो ये रहते हैं। आपको पता है ना कि 3-4 टाइप के जो है वो क्लाउड्स रहते हैं, आपको उनके बारे में भी पढ़ना है, और कौन कहाँ बनते हैं, कौन वर्षा के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इस तरीके की आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमेशा जो है वो फॉर्म होता है। हाँ, टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ लेने हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड पढ़ लेना है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कौन जो है वो वर्षा के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। 28 क्वेश्चन जो है महासागरों का किनारा क्षेत्र क्या कितना बोल रहा है, महासागरों का कितना क्षेत्र जो है वो महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवरित होता है, तो इसका जो आंसर है वो है 7.5% जो है वो रहता है आवरित रहता है, ठीक है। फिर जो है 29 क्वेश्चन जो है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस करंट इज पार्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम। तो इसका जो आंसर है 29 का ये है आपका फ्लोरिडा की धारा, ठीक है, फ्लोरिडा की धारा जो है इसका आंसर रहेगा। तो आपको जो है जो ओशन करंट्स है उनके बारे में भी पढ़ करके जाना है, और ओशन करंट से HPPSC और HPSSC जो है वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म जो है वो करता है, तो आपको इसके बारे में भी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनके बारे में मैं आपको एक अलग से लेक्चर जो है वो लूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके की जो है ये रहती है। आपको डेफिनेटली आज या कल के अंदर जो है मैं आप क्वेश्चन करंट्स के ऊपर जो है वो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। ओके, तो इसके अलावे 30 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपका कि सुपोषण क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रोफिकेशन जो है ये रहता है आपका सुपोषण रहता है कि झील अथवा तालाब के पोषण समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि। तो इसका जो आंसर है वो सी है। वैसे में हम लोग क्या करते थे कि मोस्टली जो है जैसे ज्ञान देते थे ना कि जब मेरा एंट्रेंस था या फिर यूनिवर्सिटी की इस तरीके से कुछ एग्ज़ाम रहते थे तो उस टाइम पे बोलते थे कि जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना
और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने ना सबसे लंबे वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो उसके ऑप्शन में सबसे लंबा होता है उसको लगा करके आना है। मतलब बहुत वाहियात आइडिया है, बस एक फ़न के तौर पे मैं शेयर कर रहा था कि इस तरीके के सजेशन भी हमें मिलते थे। तो मोस्टली जो है वो कभी कभी ठीक भी हो जाता है, हमेशा नहीं होता। ऐसी गलती नहीं करनी है, पढ़ करके ही जाना है, ठीक है। फिर है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि माओवादी जो है किस देश के निवासी हैं। अब देखो कि माओवादी लिखा है, आप लोग डेफिनेटली चीन लगाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं और आंसर लगा दिया, जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ माओवादी नहीं पूछा हुआ है, ये मॉरिस पूछा हुआ है। मॉरिस जो है वो इंडिजीनियस हैबिटेंट्स हैं इन कहाँ के? न्यूजीलैंड के, वहाँ की एक जनजाति है। तो आपको हमेशा ये गलती तो कभी नहीं करनी है कि सिर्फ हिंदी वर्जन पढ़ा, आंसर लगा दिया और आंसर लगाते ही जो है बाद में पता चला कि अपनी तरफ से आप ठीक करके आए हैं और वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमेशा दोनों वर्जन पढ़ने, जिसको आती है इंग्लिश वो भी, और जिसको नहीं आती है एटलीस्ट वो ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि आप टीजीटी बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो एक ये छोटी जॉब्स नहीं है, आपके हाथ में जो है वो देश का भविष्य होता है। और मैं एक बात पढ़ाते हुए या फिर पढ़ते हुए हमेशा बोलता हूँ और सोचता हूँ कि जब हम लोग प्रॉपर वे से स्टडी नहीं करते, जब हम लोग प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमने जो गलती करी ना उसका खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। मान लो कि आपको जॉब में नहीं मिलती है, कुछ नहीं कर पाते हैं आप, दैट वाज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आज के समय के अंदर ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं पैसा दे करके, जो है ऐसे फार्मासिस्ट निकल रहे हैं, इस तरीके के जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट निकल रहे हैं, है कि नहीं। कल को ये लोग जाके जब सोसाइटी के अंदर सर्व करेंगे तो कितने सारे लोगों की ज़िंदगी इनके हाथों में होती है, कैन यू इमेजिन। उस तरीके से जो है अगर आप इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज़ की चली है, आप लोगों का प्रॉपर जो है या फिर हमारा जो है प्रॉपर स्कूलिंग नहीं रहता है, तो क्या होता है कि हम लोग किसी को कल पढ़ाएंगे और वो जो पढ़ेंगे तो वो क्या ही पढ़ के आगे निकलेंगे। तो टीजीटी की जॉब के अंदर तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सेम तरीके का जो है वो क्या होता है कि अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो क्या हो सकता है कि पूरी सोसाइटी को जो है वो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और पड़ता है हमेशा। जो है आप देखोगे इन चीज़ों को, कभी रियलाइज़ करोगे इन चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगी, है कि नहीं। अब जो है हम अब 32 क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। मैंने बताया कि आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन गिना चुका हूँ, किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन एक्चुअल में रीड ना करने से जो किस तरीके की गलतियाँ होती है, ठीक है। तो अब 32 क्वेश्चन है मेरे पास। 32 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए जो है मूल कारक क्या है। तो विश्व को प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए जो मूल कारक होता है दैट वाज क्लाइमेट, ठीक है। आप क्लाइमेट के बेसिस के ऊपर जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है वो मेजर उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर, ओके। तो स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर है, सबको पता है, ज्यूरिख है। तो ज्यूरिख मैंने आपको मुख्यालय भी बताया था कल कि किसका, फीफा का, है कि नहीं। तो इसका जो है अब 34 जो क्वेश्चन है, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है, जो कहलाती है, ठीक है। शिलोंग प्लेटू हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक ऑफ द इंडियन प्लेटू बाय वाइड स्ट्रेच ऑफ द एलुवियल लॉलैंड कॉल्ड द। तो आपको इसका आंसर देना है 34 का जो आंसर रहेगा दैट वाज गारो हिल्स। गारो हिल्स जो है इसका आंसर रहेगा। आपको पता है ना, ये असम मेघालय के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है ये असम, ये हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी हिल्स वहीं पे हैं। राजमहल जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो ये एरिया आता है, यहाँ पे आपको देखने को झारखंड मिलती है। तो हजारीबाग पठार भी वहीं पर है, ठीक।
तो इन चीज़ों की जानकारी जो है आपको ज्योग्राफिकली भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बियॉन्ड फरक्का द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा फ्लोज इनटू बांग्लादेश बाय विच नेम, बोल रहा है कि फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है। तो आपको 35th क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो है आपका पद्मा। जब जो है गंगा यहाँ से मिलती है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है तो दोनों मिलके आगे पद्मा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी जो है आपको होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको आगे, है कि नहीं। अब जो है आपको फरक्का ये मैंने बता दिया आपको। भागीरथी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। मेघना को जो ये भी आपके यहीं पे बांग्लादेश के अंदर बहती है। सोन जो हो गई ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। 35th क्वेश्चन, अब देखो गंगा के ऊपर या फिर यमुना, गंगा यमुना क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र हो गई, इनके ऊपर जैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी बोलते हैं कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कभी राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। उसी तरीके से ये ब्रह्मपुत्र की होगी, उस तरीके से गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती है। कौन कौन से प्रयाग जो है गंगा नदी पर है, पंच प्रयाग है गंगा नदी पर, है ना। तो इन चीज़ें, इस तरीके की जो बेसिक जानकारी जो है वो हमीरपुर चाइन बोर्ड के अंदर पूछी जाती है। तो इन सब के ऊपर जो है आपको इन क्वेश्चनों से ही लिंक निकाल के जो है वो, जैसे मैं बताता चलता हूँ ना, बोलता चलता हूँ, हर बार तो नहीं बोलूँगा कि आप ये भी लिख लो वो भी लिख लो। जब भी मेरे मुँह से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात निकलती है उसको लिखो और सर्च करो, और फिर उस तरीके के क्वेश्चन जो है अगली बार एक्सपेक्टेड होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करवाने का एक ही फ़ायदा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, बट मतलब आपको एक ये तरीका है कि इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं तो आपको इनसे रिलेटेड जो बाकी के जो क्षेत्र हैं उनको जो है टच करना है, कंसेप्ट को पूरी तरह से पढ़ना है, ओके। 35th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि राजस्थान में के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है। तो 36 क्वेश्चन ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर तो बाड़मेर जो है ये इसका आंसर है। तो निम्न में से कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है। तो पहली बात तो ये कि आपको मृदा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार की मृदा होती है, कौन कौन सी मृदा होती है ना, और उसके जो है टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बनती हैं, ठीक है। और कौन कौन से जो है मेन चीज़ें उस पर उगाई जाती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मृदा के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। बोलता कि कौन सी मृदा आयरन और जो है एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है। 37 क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट सॉइल के अंदर जो है ये चीज़ें समृद्ध, ये चीज़ें पाई जाती है, एल्यूमिनियम और आयरन पाया जाता है, ओके। जैसे काली मृदा होगी, ब्लैक सॉइल होगी, है कि नहीं, येलो सॉइल होगी, एल्यूवियल सॉइल होगी। तो ये सारी सॉइल्स जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखता हूँ। इनका फॉर्मेशन किस तरीके का रहता है और क्या क्या फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, और ये इंडिया का नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि एक सेकेंड, तो अब मैं जो हूँ आपको सॉइल पैटर्न समझाता हूँ इंडिया का कि किस तरीके का सॉइल पैटर्न है, ठीक है। आपकी जो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है इसको हम पर्वतीय सॉइल बोलते हैं, ठीक है। पर्वतीय सॉइल मीन्स पहाड़ी माउंटेन जो सॉइल होती है वो इस रहती है। दूसरा जो ये राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी होती है, ओके, मरुस्थलीय सॉइल होती है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू में जो है जो महाराष्ट्र का जो मेन रीजन है, महाराष्ट्र का जो रीजन है और कर्नाटका का कुछ एरिया जो है वहाँ पे जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। उसके अलावा ये वाला पूरा का पूरा रीजन हो गया, यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग लाल मिट्टी बोलते हैं, ओके। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो ये जो आपके
हाँ, आपके उत्तरी गंगेटिक जो प्लेन हैं यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा दलदलीय मिट्टी होती है, लवणीय मिट्टी होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी हो गया, ये सारी मिट्टियाँ जो है इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ ब्लैक सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल के अंदर मुख्यतः क्या देखने को मिलता है हमें? वहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है किसकी खेती मिलती है देखने को? कपास की खेती देखने को मिलती है। ओके, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जाओगे आप तो वहाँ पे हमें जो है वो दूसरी सॉइल्स देखने को मिलती है, पहाड़ी सॉइल देखने को मिलती है ना। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और गुजरात के अंदर हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल जो है इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ओके, तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती है ये आपकी इस वाले रीजन के अंदर। ठीक है, रेगुर सॉइल भी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे ना इससे ना इसमें कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनी होती है मिट्टी, और इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवांश, मैग्नीशियम जैसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं, और इस कारण इस मिट्टी का रंग हमें काला दिखाई देता है। और क्योंकि इसमें टेटनी फेरस और मैग्नेटाइट और जीवांश मिला होता है। ठीक है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं कपास, गेहूँ, जौ, गन्ना, अलसी, तंबाकू, तिलहन आदि जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावे अगर मैं बात करूं लाल मिट्टी की, ठीक है, रेड सॉइल की तो बात करूं तो ये मिट्टी जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और मेटामॉर्फिक चट्टानों के टूटने से बनती है। इन जिन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण उसका रंग पीला दिखाई देता है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी के अंदर जो फसलें उगाई जाती है वो है आपकी गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, गन्ना, मूंगफली। ठीक है, तो लाल मिट्टी की जो क्षेत्र है वो झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना। तो यहाँ पे ये पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल का तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होती है। अम्लीय मात्रा देखने को मिलती है इसमें सबसे ज़्यादा जो है, और इसमें पोटाश और फॉस्फोरस जैसे जो तत्वों की जो है वो कमी पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे जो है वो पोटाशियम की खाद डाली जाती है ना। तो कोई खेती बाड़ी करता होगा आप लोगों में से तो आपको पता होगा। तो पर्वतीय मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें जो हैं वो है चाय, कॉफ़ी, मसाले, औषधीय गुणों वाले पौधे, आलू, और इस तरीके के चुनिंदा कुछ एक विकल्प जो है वो पहाड़ी किसानों के पास हमारे पास रहते हैं। और इसके अलावे हमारे पास जो एक होता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट मिट्टी पहाड़ों पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इसका निर्माण वहीं पर होता है। जलवायु में नमी और सूखापन इस मिट्टी के लिए अहम भूमिका निभाते हैं ना। ये मिट्टी गीली होने पर, नमी और सूखने पर सख्त दिखाई देती है हमें। ओके, तो इसके अंदर जो है लेटराइट मिट्टी के अंदर हम लोगों को रागी, चावल, रबड़, गन्ना, नारियल इत्यादि, मतलब इन फसलों के लिए जो है ये अच्छी होती है। उसके अलावा हमें बालुई मिट्टी, लोमी सॉइल जिसको हम बोलते हैं, बालुई मिट्टी खेती करने के लिए योग्य नहीं मानी जाती क्योंकि ये काफ़ी सूखी होती है और इसमें रेत की अधिक मात्रा पाई जाती है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है इन सब सॉइल्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये जानकारी आपको रहेगी तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मैंने आपको 5-6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बता दिया है ना। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रखनी चाहिए, ये आपको हेल्पफुल भी रहेगी आगे के लिए। और सोइल होती क्या है, तो पृथ्वी के ऊपरी स्तर, जो ऊपरी सतह है जिस पर फसल उगाई जाती है, मिट्टी, उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कई तरह के पदार्थ पाए, मिट्टी में जो कई तरह के पदार्थ पाए तो उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से लेकर जैविक वातावरण में खनिज पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके की जो है बेसिक जानकारी आपको, परिभाषाएं भी होनी चाहिए पता, क्योंकि कई बार जो है इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो मैंने शायद आपको बता दिया है, तो इसके बारे में भी आपको इन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि अब आपसे ना क्वेश्चन किसी भी फॉर्म के अंदर पूछ सकते हैं। इस समय तो ऐसी है और भारत कृषि प्रधान है, तो आपको इनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। ओके, तो लेट्स आगे जो है हम बढ़ते हैं अब।
तो अब हमसे पूछा गया है कि ज्वार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध हैं। ज्वार की जो खदानें हैं, माइंस जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो है सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। लेड और जिंक के लिए जो फेमस हैं ये ज्वार की खदानें। तो इसके अलावा जो है आपको ये भी पता करना है कि सल्फर जिप्सम हमें कहाँ से मिलता है, लोहा और तांबा कहाँ से मिलता है। क्योंकि अगली बार क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं ना, तो क्वेश्चन के ऑप्शन से जो है वो अगली बार क्वेश्चन फॉर्म होता है। ओके, निम्न में से किस परियोजना में जो है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो शामिल हैं? तो ये जो परियोजना है 39 क्वेश्चन के जो आंसर रहेगा वो चंबल परियोजना रहेगा। ठीक है, चंबल परियोजना। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, जो मेजर जो आपके डैम्स बने हुए हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने आपको ना पूरा तरह से जो है अस्त्र शस्त्र से जो है वो लेस रखना है, ताकि आपके ऊपर कुछ भी जो है वो अटैक हो और आप उसका जवाब जो है उससे दुगनी रफ्तार से दे सकें। देखो फ्रेंड्स, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी आप तैयारियां कर रहे हैं उससे भी डबल तैयारी करके कोई पढ़ रहा होगा। ठीक है, और कई लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिनके 10-10 साल हो गए हैं और उनको जो है वो सक्सेस नहीं मिल रही है। तो फिर ना बंदे के अंदर डिमोरलाइज होना जो है वो नॉर्मल होता है। सबसे टफ काम होता है कम्पिटिटिव की तैयारी करते हुए अपने आप को मोटिवेट रखना। ठीक है, मोटिवेट किस तरीके से रख पाएंगे आप? सबसे पहला काम करना है कि जो आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो आपको बोलते हैं कि यार नहीं हो रहा है, यार नहीं हो पाएगा, यार इतना टफ है, देखो कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी से भी लोगों ने एग्ज़ाम निकाले हैं, कोचिंग से भी लोग एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बट कोचिंग के अंदर ये होता है कि ड्यूरिंग टू कोचिंग आपका एग्ज़ाम जो हो जाए या फिर जो मेंटर अच्छा मिल जाए वो आपको कभी टूटने नहीं देता है। और सबसे बड़ी गेम होती है ये जो प्रोसेस आपका रहता है कि आपको कितनी मेहनत और करनी है, इस तरीके से। ठीक है, सब लोग पढ़ते हैं और जो बुक्स आपके पास है वो उनके पास भी है। आप उस बुक को अप्रोच किस तरीके से करते हैं, यही मेन चीज़ होता है। आप कैसे अप्रोच करें कि आपको सबसे ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट और फैक्ट जो है वो याद रहे हैं, ये मेन लड़ाई होती है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप जो है वो अच्छा नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा जो है इस बात के लिए तैयार रहना है कि आपको कुछ बाकियों से कुछ बेहतर और कुछ अलग करना है। ठीक है, तभी जो है वो सिलेक्शन हो पाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल। तो इन चीज़ों की जो है जानकारी आपको रखनी चाहिए और हमेशा जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है तैयारियां करनी है, ताकि सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का नहीं होता है, बट हाँ वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है और कंटिन्यूटी के अंदर लगे रहना है। साथ साथ में जो है वो अपने आप को जो है बीच में बूस्ट अप भी करते रहना है, कुछ टेस्ट लगाते रहना है। ठीक है, तभी जो है वो सक्सेस पॉसिबल होती है और कुछ भी नहीं होता। बहुत इजी एग्ज़ाम होते हैं, बस आपको क्रैक करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है अब 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने आपको अभी बताया कि कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मैंने आपको मृदा बताई थी बेसिकली ना, मृदा बताई थी। तो मैंने क्या कहा था, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और कर्नाटका जो एरिया है कर्नाटका का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक सॉइल होती है। और मैंने कहा कि ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होती है, सबसे अच्छी कॉफ़ी होती है। तो कहाँ होगी सबसे अच्छी कॉफ़ी? कर्नाटका के अंदर होगी। ठीक है, आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, ये आंकड़े तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे, इनको जो है वो कोई तुक्का नहीं हो सकता है। हाँ, फॉर्मेशन और जो कंसेप्चुअल नॉलेज आपका अच्छा है तो आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। ठीक, अब 41 क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारतीय संविधान की मूल जो प्रति है वो कहाँ सुरक्षित है? वो है आपकी संसद भवन के अंदर सुरक्षित है। तो आज के लिए हम लोग जो है वो इतना ही कर। तो आपको इस तरीके से जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है। आज जो है हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी ही जो है अपलोड करेंगे और ज्योग्राफी के ही डिस्कस करें हम लोगों ने। पॉलिटी का हिस्सा जो है हम कल करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है आज। तो आपको इस तरीके का अप्रोच करना है
जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, देखना आप जिन लोगों का नहीं होता है ना, कोई बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है और उनका पेपर जो है वो क्रैक नहीं हो रहा है, तो देखना किसी ना किसी के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर जो है वो अच्छा रहेगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स को मतलब ओवरऑल उसका जो है वो एक एवरेज होना चाहिए कि सबके अंदर उसका एक एवरेज स्कोर कर पाए। एक में वो अच्छा कर पाता है, दूसरे में फेल हो जाता है, दूसरे में अच्छा करता है तो तीसरे में फेल हो जाता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर आपको कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। और साथ में इतने सारे जो आंकड़े हैं, इनका जो संग्रह है ये आपके पास जो जब आएगा, मान लो कि आपने शुरू किया हिस्ट्री, बहुत झकास आपने अच्छे से कर दिया, उसके बाद पॉलिटी शुरू किया, ठीक, आप रफ्तार में मिल्खा सिंह बने हुए हैं और फिर आपने जो है वो भी कर दिया, पॉलिटी भी, फिर ज्योग्राफी भी जो है आपने मतलब पूरी रफ्तार के साथ किया। फिर अब जो है आपकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगेगी जब साइंस पढ़ना शुरू करेंगे, जब इकोनॉमी पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। जो इस तरीके के जो नए सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, आपको सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पढ़ना पड़ेंगी। तो शुरू के अंदर तो पूरी 420 की रफ्तार से आप जो है दौड़ रहे होते हैं ना, बट क्या होता है कि फाइनली जो है धीरे धीरे आपकी रफ्तार जो है कम होती जाती है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि आप जो है वो रिवीजन नहीं करते हैं। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो रिवीजन ना करना सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। और रिवीजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपने जो है अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी तो लक्ष्मीकांत की माँ बना दी हुई है साथ में जो है नोट्सों के नाम पे, है ना। और साथ में वैसे ही जो है अगर आपने कोई ज्योग्राफी का पढ़ा हुआ है तो आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं। जिन लोगों की बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही है, मैं उनके लिए भी एक मतलब जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ना बहुत बल्कि जो है वो मत बनाइए। इन चीज़ों का क्या होता है ना कि बहुत कम भी बनाएंगे ना आप, बट देखो कैसे बनाना है कि मान लो कि आपका 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका 10 दिन अकेले पॉलिटी के नोट्स रिवाइज करने में लगने वाला है, तो वो नोट्स तो बिल्कुल कहाँ से हुए, वो नहीं हुए नोट्स, ठीक है। आपके नोट्स एक किताब की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जो है उसको जो है अपने लिए यूज़ कर सकता है, तो वो तो बुक हुई ना, वो नोट्स थोड़ी हुए। अगर आप लोगों के पास 10 दिन है और उस 10 दिन के अंदर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 10 सब्जेक्ट के 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपके नोट्स इस फॉर्मेट पे होने चाहिए ना कि 10 दिन के अंदर जब आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 10 सब्जेक्ट को भी आप एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर पाओ। इस तरीके के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके बीच में आपको एक टेस्ट सीरीज भी लगानी है, क्वेश्चंस और भी करने हैं, है ना। तो इस तरीके की कंसेप्चुअल नॉलेज रखनी है आपको। मतलब मान के चलो कि आपको चंबल परियोजना लिखना था, ठीक है। तो आपने च और प लिख दिया, ठीक, तो चंबल परियोजना हो गई। आपको पता है चंबल परियोजना में कौन कौन से वो है, बांध है, तो आपने लिख दिया गांधी सागर को जो है जीएस लिख दिया, और जवाहरलाल सागर बांध जो है इसको जो है, अब मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म आप कैसे जो है याद रख सकते हैं। और याद आता है आप जब क्वेश्चन खोलोगे। अब मान लो कि आपने आज शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख दिया, 6 महीने के बाद खोल रहे हो तब तो आपको नहीं आने वाला, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। बट आज अगर जो है आपने लिखा है और आप फिर शाम को रिवीजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको याद भी आएगा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कैसे पढ़ना है, करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे करना है आपको, जो प्लान क्या करना है, किस तरीके से क्रैक करना है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इसी के साथ जो है मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जो है कल हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।